हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक वीडियो लेक्चर सीरीज हमने एक स्टार्ट की है जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हैं 2013 से लेकर 2019 तक हम उन्हें आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी दो लेक्चर्स जो हैं वो हमने अपलोड कर दिए हैं। 2019 और 2018 का लेक्चर जो है हमने वो अपलोड कर दिया है। तो ये आज उसका तीसरा लेक्चर है। तो हमने दो वीडियोस और अपलोड की हैं जिसमें हमने एक वीडियो में हमने ये बताया है स्टूडेंट्स को कि वो जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखें और किन चीज़ों को इग्नोर करें। एक वो वीडियो हमने अपलोड की है। उसके साथ हमने एक और वीडियो अपलोड की है कि जो एस्पिरेंट्स 2021 या 2022 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनको ये पता नहीं चल रहा कि वो किस बुक को पढ़े और किस बुक को ना पढ़े, यानी कि कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है और कौन सी बुक इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए भी हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है। वो दोनों वीडियोस और साथ में जो हमने हमारी जो ये सीरीज चल रही है इसकी प्लेलिस्ट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे जाके वो उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, ये आज तीसरा लेक्चर है इसका। 2013 से 2019 तक जितने भी पेपर्स हुए हैं हम उन सभी को डिस्कस कर रहे हैं। अभी ये पॉलिटी का जो टॉपिक हमने वो जो पकड़ा हुआ है उसकी हम सीरीज कंप्लीट करने में लगे हैं। तो ये थर्ड लेक्चर है इसका। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2018 के जो पेपर्स थे हमने वो डिस्कस कर लिए थे पॉलिटी के, और इस लेक्चर में हम 2017 के जितने भी पेपर होंगे जो पॉलिटी में आए, पॉलिटी के क्वेश्चंस जो होंगे हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, वही लेंथी स्टेटमेंट, यूपीएससी की जो एक हैबिट है लेंथी स्टेटमेंट डाल देनी और स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देना। तो इसमें उन्होंने भी दो तीन चीज़ों पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है इन इंडिया, और साथ में उसके गवर्नेंस पे, और उसको क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बोला हुआ है यहाँ पे उन्होंने। अब कई लोग क्या करते हैं, वो क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब गलत समझ लेते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन करने का मतलब ये होता है कि आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं, दोनों बताने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जब उनको दिखता है कि हाँ क्रिटिकल एग्जामिन लिखा हुआ है तो वो क्या करते हैं, बस उस चीज़ की बुराई में लग जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आपको उस दोनों, उसके फायदे और नुकसान दोनों बताने हैं। तो चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। The local self-government system in India has not proved to be an efficient, effective, sorry, not proved to be an effective instrument of governance. Critically examine the statement and give your views to improve the situation. अब यहाँ पे उन्होंने बोला तो है गिव योर व्यूज, लेकिन आपने अपने अंधाधुंध अपने पर्सनल व्यूज नहीं देने हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपने एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना है, ठीक है। तो एक आइडियल अप्रोच क्या होनी चाहिए एक एस्पिरेंट की, पहले वो इंट्रो बता दे, उसके बाद बॉडी बता दे, उसके बाद कंक्लूजन बता दे। तो चलिए देखते हैं कि आपने इंट्रो में क्या लिखना है। सबसे पहले वही आप इंट्रो में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पूछा हुआ है, तो आप 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए बारे में बता सकते हैं। इसको इसकी डेफिनेशंस वगैरह जो भी हैं आप लिख सकते हैं कि पंचायती राज सिस्टम है, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, तो ये सब आप उसमें बता के इंट्रो में, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर ये काम करती है, डिसेंट्रलाइजेशन है, लोकल एंड नेशनल लेवल के जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ये एड्रेस करती है। लोकल एंड नेशनल लेवल हम यहाँ पे इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम होती है, और ख़ासकर विलेजेस की जो लोकल लेवल प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की एक किसी चीज़ से वो मिलती जुलती रहती है। जैसे एग्रीकल्चर है, तो ये लोकल लेवल की एक गांव की
प्रॉब्लम तो है और साथ में ही एक नेशनल लेवल की भी प्रॉब्लम है कि कैसे जो एग्रीकल्चर में जो किसानों को जो प्रॉब्लम फेस होती हैं वो कैसे आप पंचायत इंस्टीट्यूशन से कैसे हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो थोड़ा आप इंट्रो में ये बता दीजिए। अब जो मेन क्वेश्चन है जो बॉडी जिसमें जो पूछा पूछा गया है कि क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए स्टेटमेंट को, तो उसकी गिव योर व्यूज इन टू इम्प्रूव द सिचुएशन। तो आपने जब इसमें ये लिख देना, अब उसके हमने दोनों बुराइयां और अच्छाइयाँ दोनों लिखनी है हमने उसकी। तो आप बता दीजिए फंक्शंस जो हैं वो अच्छी तरह से उसको नहीं डिफाइन इतने डिफाइन नहीं किए गए हैं, कुछ न कहीं डेडलॉक रह जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनको आती हैं, लैक ऑफ कोऑपरेशन कोऑपरेटिव कोऑपरेशन बिटवीन ऑफिशियल्स एंड जो भी वहाँ पे इलेक्टेड होते हैं तो उनके बीच में प्रॉब्लम आती हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो थोड़ा हो जाता है उसकी वजह उसके चलते यहाँ पे थोड़ी इश्यूज आते हैं, इस चीज़ को देखने को मिलता है। तो ये बॉडी में आप ये थोड़ी चीज़ें लिख सकते थे। उसके बाद में आप ये लिख सकते थे वहाँ पे कि जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको हमें एक पूरी डिसेंट्रलाइजेशन ही उनकी करनी चाहिए, ना कि उनको उनमें पॉलिटिकल इंटरफेस करना चाहिए, ताकि जो हमारे लोकल लोग हैं, जो हमारी लोकल पब्लिक है, जो उनका थोड़ा उसमें इंटरेस्ट बने। हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा इसके चलते कि उसको हम काफ़ी अच्छा और इम्प्रूव करें। हमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे करनी पड़ेगी, उनको एजुकेट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, तब जाके ये थोड़ा बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा आपका। उसके बाद में आप कंक्लूजन में गांधी जी के बारे में लिख सकते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन है, जो अगर किसी देश को चलाना है तो उसकी लोगों को उसकी गवर्नेंस में उसके भी आगे आना पड़ेगा। तो आप गांधी जी के बारे में थोड़ा लिख सकते हैं यहाँ पे कि गांधी जी ने ऐसा ऐसा बोला था। उसके बाद में आप एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू देके आप इसको आराम से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आपका ये पहला क्वेश्चन आराम से आप कर सकते थे। और इसी से आप देखिए, अगर आपने 2017 का पेपर देखा, जिस एस्पिरेंट ने देखा होता, तो वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो पढ़ के जाता वो, और उसके बाद में 2018 में यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछ लिया, 2019 में यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछ लिया। तो यही आप देखते रहिए कि जो यूपीएससी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो वहाँ से पूछती है। टॉपिक वही रहता है लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा से चेंज हो जाता है। टॉपिक तो वही रहेगा, बस वो थोड़ी उसके अलग अलग एंगल से उसको क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो तभी यहाँ पे प्रीवियस जो पेपर होते हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट दी थी एनजेएसी के ऊपर, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो एक्ट बना था 2014 में, उस पे ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो दिया था। तो उसके बाद में आपको ये पूरा क्वेश्चन देख के आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि एनजेएसी है क्या। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो आपको इतना पता होगा। तो उसके बाद में उसकी वो पूछ रहा है कि विद रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हायर हायर जुडिशरी क्या है हमारे यहाँ पे इंडिया में, हायर जुडिशरी तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ही है। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे ही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये भी आपको ध्यान ध्यान में रखना है कि वो लोअर कोर्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, वो हायर कोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है। हायर कोर्ट्स हमारे कौन से आ गए, हमारे सुप्रीम कोर्ट आ गए, सुप्रीम कोर्ट के जो जज अपॉइंट होते हैं वो आ गए। तो ये आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए था। उसके बाद में आप इस क्वेश्चन को आराम से इंट्रो देख के इसको, भाई आइडियल अप्रोच आपकी इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, यूपीएससी यही मांगता है कि स्टूडेंट्स को एक आइडियल अप्रोच पता होनी चाहिए आंसर लिखने की। तो वही आप अपना इंट्रो देके उसमें एनजेएसी को थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। अगर आपने थोड़ा पढ़ा हुआ है तो आप एनजेएसी को डिफाइन कर दीजिए और बता दीजिए कि गवर्नमेंट ने 1999 अमेंडमेंट जो की थी उसके चलते ये एनजेएसी कमीशन बनी थी। तो ये सारा आप इंट्रो में थोड़ा बता के फिर उसके बाद में बॉडी में जो मेन चीज़ पे आना है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और उसकी जो कंट्रोवर्सी वगैरह वो जो हुई थी। तो ये
आप लिख सकते थे ये रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सिस्टम था। तो ये बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुना था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के उसको नल एंड वॉइड कर दिया था। जो 99th अमेंडमेंट थी उसको ये कह के नल एंड वॉइड कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन का ही हवाला देके, कि आर्टिकल 15 में ये साफ तौर पे लिखा गया है कि जो इंडिया में जो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। तो उसका हवाला देके सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया था। तो एक जो गवर्नमेंट थी उसको काफ़ी ये बड़ा सेटबैक लगा था। गवर्नमेंट ने ये चीज़ इसीलिए लाई थी क्योंकि जो जुडिशरी में काफ़ी एक नेपोटिज्म वाला कैरेक्टर जो सामने उभर के आ रहा था, कि कुछ अपने लोगों को एक कुछ प्रमोट कर रहे हैं बड़ी पोस्ट के लिए। तो ये सब चीज़ें देखने को आई, तो तभी गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिए थे। तो उसके बाद में आप थोड़ा ये लिख के, उसके बाद आपका जो भी आपने यहाँ पे अच्छा और बुरा जो लिखना था वो आपने यहाँ पे लिख के, उसके बाद में आपने कंक्लूजन में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दे देनी थी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में उन्होंने ये कहा था कि जो जुडिशरी है उसको हमने पूरी तरह से बचा के रखना है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से। तो आप ये चीज़ें देख सकते थे। फिर आप उसके बाद में अपने कंक्लूजन में ये लिखना था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करना, गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं और जुडिशरी है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करना चाहिए। और कोर्ट को भी ये देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को, कि वो ज़ीरो टॉलरेंस उनको अपनानी चाहिए अगेंस्ट करप्शन एंड कॉम्प्रोमाइज़ जो होते हैं, कि आप हमें प्रमोट कर दीजिए या कुछ ऐसा फेवर्स जो होते हैं कोर्ट के अंदर लोगों के द्वारा जो हाई पोस्ट पे बैठे हैं वहाँ पे। तो उसको आपने एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू देके कोर्ट का एक अहम रोल बता के, कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा अहम रोल बता के, तो आप इस क्वेश्चन को आपने ख़त्म कर सकते थे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी आसानी से हो जाता। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी के बारे में पूछ रहा है वो। ठीक है। तो अगर किसी ने 2017 का पेपर देखा होता, तो जब वो 2018 का एग्ज़ाम देने जाता, तो उसको पता रहना था कि यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक बन चुका है पब्लिक अकाउंट कमेटी। जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं उसके अंदर ही ये कमेटी आती है एक। तो यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक बन चुका था ये, काफ़ी 3-4 साल तक ये रहा। अब क्या पता 2020 में भी यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, क्या पता पूछ भी सकता है। तो ये काफ़ी एक हॉट टॉपिक जिसको मैं बोला जाता है, ये वो टॉपिक उन टॉपिक्स में से आता है ये। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसकी इस्टेब्लिशमेंट पे और उसकी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट के तहत क्या होती है, तो उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप आराम से एक आइडियल अप्रोच वही देके, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, वही आइडियल अप्रोच आपकी। उस पर देखिए, फिर आप इंट्रो में पैक के बारे में थोड़ा बता सकते थे कि मदर ऑफ ऑल कमिटीज होती है ये, क्योंकि ये काफ़ी इसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट को हेल्प करती है, एडवाइस करती है, रिकमेंडेशन देती है। फिर उसके बाद में आपने बॉडी में आ जाना था कि जो कैग की जो रिपोर्ट कैग फाइनलाइज करता है उसको ये कमेटी है जो स्क्रूटनी करती है। फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी और बढ़ जाती है कैग की इसके तहत, कि जो पीएसी है वो उनकी रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करती है, उनको उसको क्रिटी उसको एक क्रिटिकली एनालाइज करती है। तो ये चीज़ आ गई। बाद में आपने इसकी पीएसी की कंपोजिशन बता देनी थी, और उसमें ये भी बता देना था कि ये एक ऐसी कमेटी है जिसमें रूलिंग पार्टी का जो चेयरमैन होता है वो नहीं होना चाहिए। इससे हमें जो नेपोटिज्म है उसको दूर रखना चाहिए। नेपोटिज्म जाने के आप देख सकते हैं कि किसी भी पार्टी के अगर कोई हेड है तो वो ये नहीं करे कि उसके अपने फेवर में जो बंदे हैं उनको उस कमेटी में शामिल कर दे, कि ताकि उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बॉडी में थोड़ा ये बता सकते थे कि उसकी गवर्नमेंट को वो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ पे, इकोनॉमिक पे और उसके जो फंड्स के वगैरह जो बजट वगैरह जो बनता है उसको स्क्रूटिनाइज करते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को वो काफ़ी देखती है। तो ये आपने बॉडी में थोड़ा लिख देना था। उसके बाद में आप कंक्लूजन में ये देख सकते थे कि जो उसके जो मेंबर्स होते हैं उसको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उसको उनको थोड़ा इसके तय बारे में बताना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए उनको। तो ये आप देख सकते थे, उनको ट्रेन करना चाहिए।
नो इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिकल, वही आप इस पॉइंट को यहाँ पे भी लिख सकते थे। उनकी पावर्स को थोड़ा वाइडन करना चाहिए, रिकमेंडेशन जो उनकी है उनको मानना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू देके आप इस क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते थे। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पहले भी पूछा है, यूपीएससी ने बाद में भी पूछा है, तो तभी कहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर का रोल यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर किसी ने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं और उसको अच्छी तरह से एनालाइज किया है, अपने दिमाग में बिठाया है, तो वो एक काफ़ी एक हेल्पफुल रोल प्ले करती है आगे पूरी आपकी यूपीएससी की जर्नी में। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में उसने फंडामेंटल राइट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन फंडामेंटल राइट हमें दिख गया, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट दिख गया, यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी। अब आपने ये क्वेश्चन पूरा चलिए इस क्वेश्चन को पूरा देखते हैं क्या पूछा क्या गया है इसमें। एग्जामिन द रोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द लाइट ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी। तो जो 2017 में ये एग्ज़ाम दे रहे थे, वहाँ पे उनको पता होगा, अगर उन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा, कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, थोड़ी सी भी न्यूज़ फॉलो की होगी, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी जजमेंट दी थी उसके पहले 2016 की 2017 में कोई जजमेंट दी थी अपनी राइट टू प्राइवेसी पे। तो अब वही इंट्रो में आइडियल अप्रोच, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, इंट्रो में आप वही देख सकते थे 6 फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से गारंट किए गए हैं, है तो वैसे 7 थे। उसके बाद में जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो बाद में उसको चेंज कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया था वहाँ से, उसको 300 में उसको बाद में इंक्लूड कर दिया गया था। तो ये चल उसके मीनिंग एंड ऑल आप उसकी डेफिनेशन देके उसको लिख सकते थे इंट्रो में, और बाद में बॉडी में अब जो मेन चीज़ पे जो मेन मुद्दा है उसको आप बॉडी में लिख देते। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी एंड कंसर्न किया था उन्होंने, कंसर्न जताए थे उन्होंने राइट टू प्राइवेसी के ऊपर, और उसका हवाला देखिए आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 21 में क्या कहता है, आर्टिकल 21 में वो ये कहता है कि राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए, राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है तो राइट टू प्राइवेसी अपने आप आ जाती है वहाँ पे। तो उन्होंने एक जजमेंट थी, पुरानी जजमेंट थी एमपी शर्मा और खड़क सिंह के केस में उन्होंने दी थी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट थी जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवररूल कर दिया था अपनी वर्डिक्ट को। तो बाद में उन्होंने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो एक गारंटी प्रोवाइड करते हैं राइट टू प्राइवेसी की भी। तो आप कंक्लूजन में ये चीज़ें लिख सकते थे, वाइड स्कोप है, और इससे जो फंडामेंटल राइट है उनका एक वाइड स्कोप बन जाता है, और ऐसी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट को और देनी चाहिए जिससे एक कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा क्लैरिफाई कर सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही है जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर सकता है और उसको समझता है, और इससे भी गवर्नमेंट को भी काफ़ी हेल्प मिलती है कि वो आगे जो पॉलिसीज बनाए वो उन चीज़ों का वायलेशन ना करे जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे रखी हैं। तो इससे हमारी एक जो गवर्नेंस होगी, हमारी जो स्टेट होगी, उसको एक फंक्शनिंग करने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो आपने इसका वही बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू देख के आप इसको ख़त्म कर सकते थे। तो ये कुछ, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी जनरलाइजेज हैं, तो यूपीएससी आपसे जनरल वे में ही पूछता है, वो जनरलाइज ही चीज़ें आपसे पूछता है। देखिए कितने बच्चे मेंस लिखते हैं, सबके ऑप्शनल अलग अलग होते हैं। अब वो ये तो नहीं देख रहा कि अगर पॉलिटी का कोई बच्चा है तो वो पॉलिटी के तरीके से ये क्वेश्चन फ्रेम करे, नहीं, उनको हर एक चीज़ देखनी है कि हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को अटेंड कर सके। तो इसीलिए वो ऐसे जनरल क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछता है। वो ये नहीं चाहता कि आप पूरा परफेक्ट आंसर लिखें, वो खाली ये चाहता है कि आपको पता था। अगर किसी ने थोड़ा सा ही पढ़ा होता, यूपीएससी का यहाँ पे मेन मतलब क्या था, मेन मतलब तो यही था ना आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जिसने बता दिया, एग्जामिनर को दिख गया आर्टिकल 21, हाँ भाई बच्चे ने लिखा हुआ आर्टिकल 21, उसने दिखा हुआ कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट जो है वो ओवररूल कर दी। तो यही चीज़ एग्जामिनर को चाहिए वहाँ पे। एग्जामिनर जब आंसर चेक करे वो आप खुश हो जाए कि हाँ यार बच्चे ने ये लिखा हुआ है, तो वो आपको वही 1-2 नंबर एक्स्ट्रा सबसे मिल जाएगा। तो आर्टिकल्स का यही रोल यहाँ पे रहता है कि 1-2 नंबर आपको आधा नंबर खींचने में मदद करता है आपकी यहाँ पे वो। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देता है, कुछ जो कोर्ट्स की जजमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की, वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। तो वही आप देख सकते हैं कि इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, और यूपीएससी ने ऐसे पहले भी ऐसे कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं जजमेंट्स पे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब फिफ्थ क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है क्वालिटी ऑफ टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म इन 2016। अगर किसी ने ध्यान से भी पढ़ा होगा या न्यूज़ फॉलो की होगी जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने 2016 में इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर रिकमेंडेशन एक प्रपोज की थी अपनी। उन्होंने प्रपोज किया था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म होने चाहिए, तो उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स दिए थे। और आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है, वट आर द सजेस्टेड रिफॉर्म एंड हाउ फार दे सिग्निफिकेंट टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। अब वो ये कह रहा है कि जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं या प्रपोज किए हैं वो कैसे एक डेमोक्रेसी को एक सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेंगे। तो वही यहाँ पे आपने आइडियल अप्रोच, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन दे के आपने इसको अपना आंसर लिखना था। इंट्रो में आप दे बता सकते थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। तो एक आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इसका यूपीएससी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे यूपीएससी ने 2018 में भी 19 में भी इस पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ये आप बता सकते थे। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर फिर आप यहाँ पे बॉडी में बता सकते थे उनकी रिकमेंडेशन। अगर आपने सारी रिकमेंडेशन नहीं भी पढ़ी थी, अगर आपने सिर्फ उसकी हेडिंग भी पढ़ी थी कि यूपीए उन्होंने ईसीआई ने कौन कौन सी किस किस पे रिकमेंडेशन दी है, इलेक्टोरल रोल पे उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, इलेक्शन मैनेजमेंट में भी दी थी, इलेक्शन ऑफिशियल की वहाँ पे उस पर रिकमेंडेशन दी थी, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स पे रिकमेंडेशन दी थी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, पॉलिटिकल पार्टीज पर उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। तो ये सारी रिकमेंडेशन दी थी, ये काफ़ी कोई 30-40 उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। तो आपको सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेन उनकी हेडिंग ही याद करनी थी, उनको जानना था। तो आप वहाँ पे लिख सकते थे कि वहाँ पे जो इलेक्शन कमिश्नर है, जो सारे इलेक्शन कमीशन है उनको एक इक्वल गारंटी प्रोवाइड होनी चाहिए जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन को होती है। और साथ में जो एग्जिट पोल्स वगैरह आते हैं, फेक्स न्यूज़ आती हैं, उनको उन पे बैन होना चाहिए। जो पेड न्यूज़ होती है उन पे बैन होना चाहिए। और कैंडिडेट्स जो हैं वो उनकी जो रिस्ट्रिक्शन होती हैं, कई कैंडिडेट आपने देखा होगा वो 3-3 4-4 2-2 सीटों से वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये कुछ उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाद में आप कंक्लूजन में ये बता सकते थे कि जो उनकी रिकमेंडेशन है वो काफ़ी स्ट्रेंथन करेंगी डेमोक्रेसी को, एक वाइडन स्कोप मिलेगा। तो एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू बता के आपने इस क्वेश्चन को अपने ख़त्म कर देना था। तो ये इतना आसान क्वेश्चन था। अब कई लोगों को ये क्वेश्चन उस टाइम पे एग्ज़ाम में तो ये डिफ़िकल्ट लगा होगा, लेकिन जब उन्होंने बाद में देखा होगा कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी ने ये पूछा था। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, इज़ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एबल टू strategize and tackle the problems that women face at both public and private sphere। अब वहाँ पे ये वुमेन की बात कर रहा है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात कर रहा है। अगर आपने यूपीएससी का पेपर देखा था, प्रीवियस ईयर के पेपर 2018-19 में भी यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये कुछ यूपीएससी के कुछ हॉट टॉपिक्स हैं जो फेवरेट टॉपिक्स हैं जिसमें यूपीएससी का हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें आपको रीजंस देने थे आपकी इन स्टेटमेंट के सपोर्ट में कि अपना आंसर लिखना था यहाँ पे। नेशनल कमीशन वुमेन का क्या रोल हो जाता है, वुमेन्स की सेफ्टी, उनकी पॉलिसीज़ को लेके। और इंट्रो में वही आपने एक आइडियल अप्रोच, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो में आपने बता देना था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में फॉर्म हुई थी, और उसकी पूरी डेफिनेशन बता के आपने उसकी अच्छी सी एक इंट्रो लिख देनी थी। उसके बाद में आपने बॉडी में बता के कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स है उन्होंने क्या क्या अप्रोचेस दी हैं, और कई कई जगह पे वो फेल भी रही हैं, और उनकी अकाउंटेबिलिटी पे काफ़ी सवाल उठे हैं। उनके मेंबर्स की जो वो थी सिलेक्शन होती है उस पर काफ़ी सवाल उठे थे। और पहले आपने उसके दोनों अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बता के कि उन्होंने महिला लोक अदालत जैसे एक
कदम उठाए हैं हरासमेंट के ऊपर, जो वुमेंस की वर्क प्लेस पे हरासमेंट होती है उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं, गाइडलाइंस वो सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर वो गाइडलाइंस वो फॉर्म कर रहे हैं। और डाउरी के ऊपर उन्होंने लॉ बनाए हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें थोड़ा हो गया था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की वो जो बॉडी है उसमें थोड़ा तो लैक ऑफ पावर, ये सब आप देख के इसका कुछ मोटी मोटी चीज़ें इसमें लिख के आप आराम से अपनी बॉडी को इसमें ख़त्म कर सकते थे। उसके बाद में अपने कंक्लूजन में ये भी लिख सकते थे थोड़ा कि हाँ उसको थोड़ा और अकाउंटेबल होना चाहिए, मेंबर्स की सिलेक्शन जो है उसको थोड़ा एक उसको एक ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए उनकी सिलेक्शन, और बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू देके आप इसको अपना ख़त्म कर सकते थे कि हाँ उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसमें वुमेंस की जो पॉलिसीज़ हैं उनको गवर्नमेंट को काफ़ी हेल्प मिली है। वुमेंस के प्रति जो पॉलिसीज़ फ्रेम करने में एक नेशनल कमीशन वुमेन का एक काफ़ी अहम रोल हो जाता है। तो ये सब आप इस चीज़ों को लिख के तो अपना आंसर एक अच्छा सा फ्रेम कर सकते थे। तो हमने 2017 का पेपर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम 2016 का जो पेपर है हम उसको डिस्कस करेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चंस। जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे एक लाल सा बटन आ रहा होगा, आप उसको क्लिक कर दीजिए और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आएगी या हम कुछ भी कंटेंट डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए उन लोगों से जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स को जो नज़रअंदाज करते हैं, और रिकमेंड कीजिए उनको कि आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। थैंक यू।